हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जो है बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारे बायोमोलेक्यूल्स जो है, ओके, इसका जो बेसिक यूनिट है एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच है उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो अमीनो एसिड है, राइट। तो अमीनो एसिड में एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, आर फॉर वेरिएबल ग्रुप, राइट, देन COOH, राइट। देन यहां से वो जब दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट होगा, राइट, H2 को हम यहाँ से ऐसे सेपरेट फॉर्म में लिख लेते हैं। देन आगे जाके वो H, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे अगेन COOH। तो जब स्टूडेंट एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, राइट, दैट टाइम क्या होगा, तो यहां से ये H और O रिमूव होता है, यानी कि H2O निकलेगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, यानी कि क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो ये जो दोनों है इसके बीच में CONH ये बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट, ये बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा स्टूडेंट, HRCOOH और यहां से CHNH2 और R, राइट। तो ये क्या बना, ये बना डाइपेप्टाइड, ओके। एक साथ क्या बने, दो अमीनो एसिड अटैच हुए और ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट। तो प्रोटीन में जो नेचर ऑफ बॉन्ड एक दूसरे के साथ लिंक करता है वो कौन सा बॉन्ड लिंक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके स्टूडेंट। अब आगे हम बात करें तो ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे वही जो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग में न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड में उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होगा न्यूक्लियोटाइड, जो कि नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड, ये तीन से बना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो है, राइट, ये स्ट्रक्चर जो है पेंटोस शुगर, ओके, किसका है, तो डीऑक्सी रिबोज शुगर है, ओके। पेंटोस शुगर क्यों बोलते हैं इसे, because of 1, 2, 3, 4 and 5th carbon are there in this sugar, clear। अब हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अगर एलानाइन हुआ तो वो क्या करेगा, तो थामीन के साथ डबल बॉन्ड करके अटैच होगा, राइट, ये हो गया स्टूडेंट। अब आपको पता है कि डीएनए की सीक्वेंस में 2 हेलिकल सीक्वेंस जो एक दूसरे के साथ कैसी होती है, एंटी पैरेलल, जिसमें क्या होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड के साथ एक तरफ 3rd प्राइम ऑफ कार्बन, तो सामने वाला क्या होता है 5 प्राइम ऑफ कार्बन से वो अटैच होती है, राइट। तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे जो 3 नंबर ऑफ कार्बन होगा, राइट, तो यहां से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये जो देखो आप P डबल बन OH, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, तो अपने यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अटैच हुआ है, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा वो, तो यहीं पे आगे जाके अनदर शुगर, राइट, अनदर, एक मिनट हम अच्छे से बनाते हैं, ये आगे जाके अनदर शुगर पेंटोस शुगर के साथ अटैच्ड होगा इस तरह से, राइट, समझे आप। तो
एक शुगर जो होगी वो थर्ड प्राइम नंबर ऑफ, तो सामने वाली क्या होगी, तो अपोजिट होती है, इसीलिए 1 2 3 4 एंड 5 फिफ्थ नंबर के जो कार्बन होंगे उसके साथ अटैच्ड आपको देखने को मिलेगी। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस तरह से एक शुगर दूसरे शुगर के साथ, ये एक शुगर दूसरे शुगर के साथ कौन से, तो फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, इसे आप सिर्फ ईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ईस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। क्लियर दैट। तो यहाँ पे आपको क्या रिमेंबर रखना है, तो पहले न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूक्लियोटाइड, जो कि नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फेट से, राइट। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जो कि 1 2 3 थर्ड नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि हम डीएनए की सीक्वेंस जब भी ड्रॉ करते हैं ना, तो हम 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम, यहाँ पे ये 5 प्राइम थर्ड प्राइम पे खत्म होती है और ये थर्ड प्राइम 5 प्राइम पे खत्म होती है। इस तरह से ये किस तरह से, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, तो आपने देखा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन नीचे अटैच हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। स्टूडेंट ये सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होता है, सो यहाँ पे क्या होगा, तो वो अपने ऑपोजिट नंबर के कार्बन पे अटैच्ड होगा, राइट। तो इतना क्लियर रखना कि 5 प्राइम यानी कि ये कार्बन नंबर, राइट, थर्ड प्राइम यानी कि ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन के पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अटैच होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, तो शुगर के अंदर स्टूडेंट रिमेंबर दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड रहेगा, ओके। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट इनटू शुगर, राइट, एक शुगर दूसरे शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहती है और उसे हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। क्लियर दैट। अब स्टूडेंट हम लिंकिंग ऑफ बॉन्ड्स को आगे वाली जो थियोरी है उसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें है आगे वाली थियोरी में, तो नेक्स्ट यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग क्लियर है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, देन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एस्टर बॉन्ड के थ्रू, कौन से कार्बन नंबर पे कैसे, तो वो आपको क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये ऑपोजिट लग रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ डीएनए जो दोनों होती है वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर होती है, सो ये ऑपोजिट थर्ड नंबर फिफ्थ नंबर के कार्बन के ऊपर होती है अरेंज, राइट। देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इनटू दी सैकराइड्स, राइट, जो मोनोसैकराइड्स होते हैं उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। अब आगे स्टूडेंट हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो स्टूडेंट आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आगे से ही स्टडी किया हुआ है, यू नो अबाउट इट। मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या, ऑल द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन द सेल, राइट, कि एक सेल के अंदर जो टोटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका जो सम ऑफ है पूरा सम टोटल उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। आपने देखा होगा तो एक ही सेल में उसका एक हम देखें तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, बहुत सारी ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म्स में एक ही साथ कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होता है, राइट। तो ये एक रिएक्शंस जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स, एक मूव, उसकी मूवमेंट कंटिन्यूअसली क्या रहती है, चालू रहती है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप इसे सोचोगे तो ये पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता होगा, राइट। तो हम जब इसे इमेज करते हैं तो एक जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स पे क्या होता है, तो सभी गाड़ी ऑल डायरेक्शन से आती है, बट यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल होता है कि टर्न बाय टर्न, एक इधर गई तो दूसरी इधर, मैनेज होता है। लाइक दैट हमारे बॉडी में भी ऑल दिस केमिकल रिएक्शंस एक साथ परफॉर्म होते हैं और वो भी एक दूसरे के साथ मैनेज होके वर्क करते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस है, राइट, तो ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में होते रहते हैं, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक अमीनो एसिड्स का एग्जांपल ले ले, राइट, तो अमीनो एसिड्स के ग्रुप में से अगर CO2 रिमूव हो जाए, अमीनो एसिड का तो आपको अब स्ट्रक्चर बाय हार्ट हो जाना चाहिए, राइट। यहां से अगर ये CO2 रिमूव हो जाए
तो बाकी का स्ट्रक्चर जो रहता है वो अमाइन रहता है, राइट। तो हमारे बॉडी में तो कंटिन्यूअसली ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है, जो कि नथिंग हमने आगे किया ही हुआ है, यू नो वेरी वेल, बट यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर रखनी है, राइट। और स्टूडेंट, मेटाबोलाइट्स यानी कि क्या, तो ऑल दिस एलिमेंट्स, ऑल दिस केमिकल प्रेजेंट इन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, उसे हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, राइट, तो यहाँ पे हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल टिश्यूज में इस लिविंग रिएक्शंस को आगे पास आउट करने के लिए, एक्टिवली करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स वर्क करते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट दिस टर्म्स, कैटालाइट, कैटालाइट और कैटालाइटिक प्रोटीन्स known as a enzymes, student remember, कैटालाइटिक प्रोटीन यानी कि किसी भी रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट वर्क करते हुए प्रोटीन को हम एंजाइम्स कहते हैं इन बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं स्टूडेंट, एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते, नाउ यू क्लियर। एंजाइम्स किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करके उसे आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल रिएक्शन का, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम अब इसे क्लीन कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट थियोरी हमारी है मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ फॉर लिविंग, राइट। मेटाबॉलिक basis for living. The student, you know that all these chemical reactions occurring, okay. The, याद रखना यहाँ पे the total sum is very important word. The total all chemical reaction occurring cell known as a metabolism, right. तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत एक ही सेल में तो कितने सारे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रैफिक ऑफ जंक्शंस क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है और ट्रैफिक जंक्शंस है, या एक दूसरे के साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिएक्शन होते हैं और मैनेज होते हैं, राइट। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है टू फॉर्म में होते हैं, anabolism and catabolisms, right। यहाँ पे क्या होना स्टूडेंट, एनाबॉलिज्म में सिंपलर वन में से कॉम्प्लेक्स चीज बनाना और कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स थिंग्स में से सिंपल चीज बनाना। वो कैसे, फॉर एग्जांपल जो एसिटिक एसिड के यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके आगे जाके कोलेस्टेरॉल्स बनाते हैं, ओके। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले तो हमारी बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, राइट, इसका सिंगल यूनिट होता है ग्लूकोज। तो वो क्या करता है, तो ये एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब आप ज्यादा कुछ वॉक कर लेते हैं, ज्यादा या स्टेप्स चल लेते हैं, राइट, तो दैट टाइम क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो पेन करते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ जो आपके मसल्स में जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है, तो वो यूटिलाइज्ड हो जाता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म में रिलीज्ड होता है। ये स्टूडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस 10 स्टेप में खत्म होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, हाउ मेनी स्टेप्स, 10 स्टेप। और लैक्टिक एसिड जनरेट होता है जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेन होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है वो एनर्जी क्या करती है, कंज्यूम करती है, और कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो स्टूडेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपलर वन में से कॉम्प्लेक्स चीज कुछ बना रही है तो बनाने के टाइम पे एनर्जी लगेगी, राइट, कुछ यूज्ड अप होगा। तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, ओके, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में से सिंपलर वन में करेगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी लिविंग टिश्यूज के अंदर एनर्जी करेंसी क्या है, यू ऑल नो दैट, राइट? क्या है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट? ये है करेंसी ऑफ द सेल। सेल की जो मेन करेंसी है एनर्जी की, वो एटीपी है, राइट? तो स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल दिस केमिकल रिएक्शन इन अकर इन सेल्स, राइट? जो कि बहुत सारा एक ट्रैफिक जंक्शन है। उसी तरह से हम जिस तरह से एक ऑटोमोबाइल्स में मीन्स के रास्ते पे गाड़ियां रेगुलेट होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी ये केमिकल रिएक्शंस रेगुलेट होते हैं। केमिकल रिएक्शन एनाबॉलिक फॉर्म में या कैटाबॉलिक फॉर्म में होता है। एनाबॉलिक फॉर्म में क्या होता है? सिंपल में से कॉम्प्लेक्स। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स में से सिंपल बनता है, राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड्स के जो क्या होंगे, एसिटिक एसिड के स्मॉलर जो यूनिट होते हैं वो इकट्ठा होकर कोलेस्ट्रॉल्स बनाते हैं, राइट? और यहाँ पे ग्लाइकोजन, रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि ग्लाइकोजन जो होता है वो यूटिलाइज होकर लैक्टिक एसिड बनाता है। कितनी स्टेप ऑफ प्रोसेस है? तो 10 स्टेप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे ये दो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म याद रखना। ओके स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट थ्योरी है द लिविंग स्टेट। तो स्टूडेंट लिविंग स्टेट क्या है? तो स्टूडेंट आप देखो तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में कहीं पे प्रोटीन होगा, कहीं पे हार्मोन्स होगा, या कहीं पे दूसरा कोई केमिकल्स होगा, राइट? तो हर एक चीज का अपना कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट? तो वो जो है जैसे कि हार्मोन्स होगा वो नैनोग्राम्स में होगा, राइट? और जबकि प्रोटीन होगा वो कुछ अलग कॉन्सेंट्रेशन लेवल में होगा। तो हर एक चीज जो होती है वो अपना क्या करती है? तो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखती है, राइट? जिसे हम क्या कहेंगे कि एक स्टेडी स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल, राइट? बट हमारे बॉडी में ऑल दिस थिंग्स आर क्या? इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी। जितना शुगर है उतना ही प्रोटीन है, उतना ही हार्मोन्स है। ऑल दीज थिंग्स आर इक्विलिब्रियम। ओके? नो, वो सारी चीज इक्विलिब्रियम नहीं होगी। हाँ, बट हर एक इंडिविजुअल में अपना जो लेवल होगा वो एक स्टेडी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे द लिविंग स्टेट में हम कह सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑल दिस बायोमोलिक्यूल्स, राइट, वो होंगे एक पर्टिकुलर क्या? तो एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट में हर एक में अंदर एक पर्टिकुलर रेंज में कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, बट दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके? तो वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं होंगे, और इस तरह से क्या होगा? तो वो एक केमिकल रिएक्शंस होता रहेगा, राइट? यहाँ पे आपकी बुक में एक सेंटेंस दिया हुआ है, hence the living state is non-equilibrium steady state, राइट? कि वो नॉन इक्विलिब्रियम होगा बट स्टेडी स्टेट में होगा। नाउ यू क्लियर? यहाँ पे स्टूडेंट एक जस्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें इतना ही बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपको सब में क्या होगा? थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा बट एक स्पेसिफिक स्टेडी फॉर्म में होगा, बट हर एक जो होगा वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर दैट? नाउ स्टूडेंट हम आगे जो है नेक्स्ट थ्योरी एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।